अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर आज जैसे मेरे आपसे बात हो रही थी कि 10 बड़े-बड़े पॉइंट्स हैं मैं जिनके 10 ऊपर आप बात करना चाहेंगे। जी, जी। 10 बड़े-बड़े वाक़यात जो इस वक़्त है, वो एक तो सारे आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर उनके साथ उनको डिस्कस करते हैं। जो अजीब-अजीब बातें हो रही हैं, पूरे दुनिया के अंदर हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी चाइना चली गई। सबसे बड़ी बात ये देखिए, चाइना दर हकीकत वो अपनी गेम खेल रहा है, कुछ घबराहट है उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से, और वो उनको पुश करती है भारत के करीब आने पे, लेकिन साथ ही दूसरा काम शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश के अंदर उनकी इंटरफेरेंस जो है वो सामने नजर आ रही है। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है उनके साथ वो अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं, जो कि इस वक्त भारत के लिए वो ठीक नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात है कि यूके बर्तानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है बांग्लादेश के खिलाफ। तीसरा सबसे बड़ा वाकया कल रात को हुआ है, जो साउथ कोरिया के अंदर मार्शल आर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा वाकया है, जो कि देखिए, जो भी बड़ा वाकया होता है उसका प्रेसिडेंट बनता है कि वहां के लोग उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। और ये इसका आप देखेंगे, इसके साइड इफेक्ट आएंगे पूरे रीजन के अंदर। हालांकि अभी जो रिसेंट खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो ट्रूप्स गए थे नेशनल असेंबली, अंदर से असेंबली के जो मेंबरान हैं, उन्होंने मार्शल लॉ को रिजेक्ट किया है। वो ट्रूप्स जो है वो कुछ विड्रॉल होने शुरू हो चुके हैं। अभी खबरों में ये चल रहा है, अभी बड़ा हार्ट वाकया चल रहा है साउथ कोरिया। उससे अगली खबर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमास को धमकी दे दी है कि भाई हमारे हॉस्टेजेस छोड़ो, वरना 20 जनवरी के बाद आपको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। दूसरा, इसी हवाले से इजराइल ने ऊपर लेबनान के साथ जो सीज फायर किया है उसकी 52 दफा वायलेशन की है, 52 हमले किए हैं एक हफ्ते के अंदर जब से सीज फायर हुआ। दोनों तरफ की अलग अलग स्टोरी है। इजराइल कहता है कि हम सीज फायर को री इन्फोर्स कर रहे थे चीजें। दूसरे वो जो है वो लेबनान वाली साइड से वो मुसलसल कह रहे हैं कि आप इसको यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, इजराइल को रोकें कि ये हमारे ऊपर हमला ना करें। अमेरिका की जब बात की है तो यहां पे 20 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। दो चीजें बड़ी खास डिस्कस करने वाली हैं। बिलखसूस काश पटेल जो है उनको नॉमिनेट कर दिया गया FBI एजेंट करने के। तो यहां पे एक बहुत बड़ा इस वक्त तूफान कहते हैं कि वॉशिंगटन DC में है, खासकर जो लिबरल लोग हैं। बल्कि वो तो इस चीज को भी अटैच कर रहे हैं कि बाबे बाइडन ने अपने बच्चे को जो उनको माफी दी है, उसके पीछे भी यही अवामल है कि वो काश पटेल से डर रहे थे। बहुत बड़ा वाकया है। काश पटेल क्या है? काश पटेल मैं समझता हूँ जी एक बड़ा आइडियल, क्योंकि मैं तो खुद लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है। बड़ा आइडियल पर्सन है। 44 ईयर्स ओल्ड। उनके पेरेंट्स जो थे न्यूयॉर्क में पैदा हुए। न्यूयॉर्क में उन्होंने स्कूल अर्ली जो यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमोंड से उन्होंने अंडर बैचलर जो उन्होंने किया वो वहां से किया बैचलर। फिर उसके बाद पेस यूनिवर्सिटी से उन्होंने JD की, डॉक्टर ऑफ जूरिस, जो कि आप जिनको कहते हैं LLB, हमारे यहाँ पे उसको JD कहा जाता है। उसके बाद वो लंदन गए, लंदन स्कूल ऑफ लंदन जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, वहां से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में एक सर्टिफिकेट लिया, वापस आ गए। 1940 में जब वो 40 साल की एज में थे तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया। सबसे पहले उन्होंने जो काम शुरू किया वो सिक्योरिटी एजेंसी हमारी जो है उसके लिए काम किया। फिर उसके बाद प्रमोट होकर ही बिकेम अ चीफ ऑफ स्टाफ टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो सबने, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहुत मुहतात तरीके से नॉमिनेशंस कर रहे हैं अपनी कैबिनेट की। जो सबसे बड़ा खतरा उनको ये है 2016 में जो उनके खिलाफ होता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट जो कि बराक ओबामा की अपॉइंटेड थी वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती थी, बल्कि लीक होती थी उनकी इंफॉर्मेशन, और दूसरा लोग उनके रास्ते रोकते थे। सेनेट जो उस वक्त डेमोक्रेट थी वो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको भी वो अप्रूव नहीं करते थे। इस तरह के खतरात मौजूद थे। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब हर बंदे का बड़ा सोच सोच के कर रहे हैं। हर कैबिनेट अपॉइंटमेंट के पीछे लॉयल्टी टू हिज मैंडेट एंड हिज टू हिमसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
काश पटेल की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में टेस्टिफाई किया था जब जनवरी 6 का ट्रायल चल रहा है। फिर उन्होंने एक किताब उनकी बड़ी मशहूर है, उन्होंने लिखी अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट गैंगस्टर, बहुत मशहूर किताब है। फिर बच्चों की किताबें उन्होंने लिखी, जो इस वक्त हर मीडिया के हर जगह पे जो इस वक्त सबसे ज्यादा उनकी एक जो टेप चलाई जा रही है, जिसमें उन्होंने मुसलसल कहा था कि मैं आते ही पहले दिन हूवर बिल्डिंग, जो कि एफबीआई की बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी में है, वो कहते थे मैं उस बिल्डिंग को शट डाउन कर दूंगा। जो एफबीआई एजेंट्स हैं उनको कहूंगा कि तुम अपने तुम्हारा जो असली मकसद है, जो ओरिजिनल तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे जाओ, क्रिमिनल्स को पकड़ो, कातलों को पकड़ो, ये अपनी सियासी कालीन टेप करने से बाज आओ। और वो कहते दूसरे दिन उसको मैं दोबारा बिल्डिंग को खोलूंगा एज अ म्यूजियम ऑफ डीप स्टेट। तो इस वक्त लोग घबरा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो पागल होती नजर आ रही है। लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज गुजराती। मैं कल परसों भी कहीं बैठा था, मैं पहले भी गुजरात के लोगों से बड़ा इंप्रेस्ड हूं। वो किस तरीके से इंप्रेस्ड हूं, उसकी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री मौजूद है। गुजरात मेरी नजर में देखें, गुजरात, गांधी जी गुजराती थे, हमारे जिन्ना साहब गुजराती थे, मोदी साहब गुजराती हैं, इंडानी अंबानी ये भी गुजराती, अब काश पटेल हैं ये भी गुजराती। तो मैं इससे इंस्पायर्ड हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ब्रिटिश आए थे तो वो भी सबसे पहले गुजरात के एक शहर में उन्होंने लैंड किया था। तो गुजरात इज वेरी, मैं समझता हूँ कि दे हैव जेनेटिकली दे हैव, मुझे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय। तो ये बात थी काश पटेल की। अब विवेक रामास्वामी ने जो दूसरा तूफान खड़ा किया है वो हुआ है रोजवेल्ट होटल, जो कि बहुत एक नोटोरियस होटल है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कहा जाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो उसको ओन करती है। मैंने क्यों कहा है कि शक है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर हाथ साफ करने की बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों ने उसके ऊपर कोशिश की। हर गवर्नमेंट जो आई है उसने कोशिश की है कि हम खा जाएं उसको। पता नहीं है वो किसके पास है, मुझे नहीं इस बात का पता। हाँ, विवेक रामास्वामी ने एज एन अमेरिकन उसको तनकीद का निशाना बनाया है कि 22 मिलियन सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था कोविड के पीरियड में पीआईए से, उसको शेल्टर बनाने के लिए। और उसके 1250 कमरे हैं उस होटल के, और उस होटल के अंदर अब सारे इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल क्रिमिनल जो लोग हैं, एलियंस, उनको रखा जाता है। उन्होंने बल्कि दो चीजों की तरफ निशाना बनाने की कोशिश की। एक तो उन्होंने अमेरिका के ब्लड एंड स्वेट की वेस्टेज, जो कि वो डिपार्टमेंट डोस्ट जो बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, उस हवाले से गवर्नमेंट की वेस्टेज और स्पेंडिंग को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। दूसरा उन्होंने इशारा किया है कि ये जो 22 मिलियन है ये कहां जा रहा है, किन के हाथों में जा रहा है, जिसको मैं पहले भी बिलीव करता हूं कि यहां से एक भी डॉलर पाकिस्तान नहीं जाता। वो पहले या तो वो यहां से नॉर्थ चला जाता है कनाडा, टोरंटो इस वक्त सबसे बड़ी फिश मार्केट है पाकिस्तानी करप्ट लोगों की, या अगर यहां से अटलांटिक क्रॉस कर जाए तो फिर वो रुक जाता है, या लंदन रुकता है। लंदन से अगर वो डॉलर चले तो दुबई रुक जाता है, दुबई से आगे कुछ नहीं जाता। ये इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट जो है, ये 3 शहर उनके इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेट हैं, टोरंटो, लंदन और दुबई। मैं इसके भी बारे में बड़ा बता सकता हूं कि यहाँ जो पैसे सालाना आते हैं इस होटल से भी, वो पाकिस्तान नहीं पहुंचते, अफसोस के साथ। और विवेक रामास्वामी ने इसको फिर आइडेंटिफाई किया है। और जो ये इसको एंजॉय कर रहे हैं उनको चाहिए कि अब सोच लें, आखिरी पेमेंट अगर नहीं आ रही तो ले लें। उसकी वजह यह है कि 22 जनवरी के बाद ये रुक जाएंगी चीज। ये जो आपकी लॉटरियां निकली हैं आईएमएफ के पैसों के जरिए, आप केपी के सूबा आपका पंजाब पे अटैक करता है, आपके बच्चे अयाशियां करते हैं, आप अपने घर बनाते हैं इन 3 शहरों में, टोरंटो, लंदन और दुबई में। जनवरी जो 20 आ रही है उस वक्त ये कोशिश करें। रजीम चेंज हो रही है पूरी, और उनका जो उनका स्लोगन है उनका, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। तो वो आप जो डॉलरों पे लगे हैं, आपको चाहिए कि थोड़ा सा अपना खर्चा थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। अगर हो सकता है बच्चों के गाड़ियों के मॉडल चेंज ना कराएं, उनसे कहें कि वो पुरानी गाड़ियां चलाएं, और प्रॉपर्टियों के पे ज्यादा आप एडवांस ना दें। जरा सोचें
कि हो सकता है जनवरी 20 को आपकी चीजें ये तब्दील हो जाए। सर IMF की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आनी चाहिए, आनी चाहिए। देखिए मैं उसकी बात मैं बता देता हूँ बात। आप मुझे ये बताएं कि सबसे किसी ज़ई शऊर जो बंदा कॉमन सेंस रखता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको PhD होना चाहिए, अगर आप थोड़ी सी फहम रखते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पहाड़ी इलाके से पठान भाई पंजाब पे किस तरह अटैक कर रहे हैं। सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह। पंजाब से PTI का 5000 बंदा भी नहीं निकल पाया, तो सूबा सरहद KPK के से तूफान क्यों आता है? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है उनकी, और गवर्नमेंट किसके खर्चे पे चल रही है? IMF के खर्चे पे चल रही है। कंट्री तो आपने 24 दफा बैंकक्रप्ट किया ना, बेल आउट तो आपको IMF करता है। तो जब IMF के बेल आउट के पैसे आ रहे हैं, वो सरकारी खर्चा, आप सरकारी पेट्रोल लेते हैं, सरकारी क्रेनें हैं, सरकारी एम्बुलेंसें हैं, इन लोगों को 2-2 हजार रुपए किराए पे लाते हो आप लोग, कईयों के घरों में राशन डलवाते हो, वो कहां से आ रहे पैसे? मेरी नजर में तो IMF अंधा है बिल्कुल। इनको चाहिए जो पैसे हैं रोक ले भाई, वो ये क्या कर रहे हो यार? और फिर उसके बाद ज्यादती, जो 2 ज्यादतियां हैं, मैं एक तो बेलारूस का 75 लोगों का वफद था जो गोलियों के साए से निकलकर भागा है वहां से। डी चौक, आप इस्लामाबाद की रहने वाली हैं, डी चौक से वो कितने फासले पर थे? 2 मील नहीं होगा वो फासला, जहां पे 75 लोग आए थे जिनको आपने चकमा देके बुलाया था, कि उनमें से 43 तो बिजनेसमैन थे भाई। आपने कहा आओ भी कारोबार करें। कारोबार इस तरह होता है। वो गोलियों की आवाजों से और गोलियों के साए से निकलकर भागे हैं। अब दूसरी ज्यादती, चले आपने बात ये कर दी है, मेरे तो जख्म है, मैं तो जख्मी आदमी हूं, मुझे तो सारा दिन ये चुभती हैं चीजें। उसके बाद आपके जो मौसम नकवी साहब हैं, वो दुबई चले गए क्रिकेट मैच के लिए। अभी अपने कहते हैं हमारे लिए भी इंडियन टीमें आई यहाँ पे क्रिकेट मैच। और यार बात सुनो, आपको पता है हमले की फिर तैयारी हो रही है। आज मुर्शिद पाक ने जेल से कहा है, आज उन्होंने कहा आखिरी कार्ड अभी भी मेरे पास है। बीबी बुशरा के नीचे अल जिहाद के नारे लगते हैं, जब वो आती हैं इस्लामाबाद में, खड़े होकर नारे लगा गई हैं वो अल जिहाद के। सर वो तो कह रहे हैं उनका अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा। नहीं, कोई अकाउंट किस तरह बातें रोजाना डेली बेस पे वकीलों के रंग के जाके टीमें जाती हैं, उनको शेर सुनाती हैं, लतीफे गाने सुनाती हैं, दरबार लगता है अडियाला जेल के अंदर। वो कौन चला रहा है? वो बाहर निकल के लोगों को बातें बता रहे हैं। जो भी अकाउंट चलाए उनकी मर्जी के बगैर कौन चलाता है? आपको पता है जो बांग्लादेश के बारे में उन्होंने ट्वीट की थी, उसको उन्होंने रिमूव नहीं किया था। बहुत प्रेशर था उनके ऊपर कि इसको रिमूव किया जाए, उन्होंने डिलीट नहीं की थी। लेकिन देखें, मैं 2 कंट्रीज के बारे में इस वक्त मुझे जो प्रेडिक्ट क्या करना है, मैं कौन सा नजूमी हूं, या मेरे पास कौन से जिन्नात हैं पिंकी पीरनी की तरह, मैं तो एक अंदाजा ही लगा सकता हूं। जो मुझे कल मैं किसी जगह पे बैठा था, दुख के साथ कहूंगा, सीरिया के अंदर आपके जिहाद वाले भाईजान जो है अलेप्पो के ऊपर चढ़ गए, और वहां से वो बच्चियां लेकर तो उनकी बच्चियां अगवा कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां चला के मार रहे हैं। लबनान के ऊपर आपकी इजराइल चढ़ रहा है, वो मार रहा है। 52 हमले उन्होंने किए हैं एक हफ्ते के अंदर। हमास के अंदर 45,000 बंदा मारा गया। इराक की हालत यह है कि अमेरिका का प्लान था कि उसको 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। लीबिया के अंदर आप हालात देखें, वहां पे किसी की गवर्नमेंट नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप हैं, लुटेरों को लूट रहे हैं। उससे आगे चलते हैं। आज की खबर यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर डेली बेस पे एक बंदे को मारा जाता था, कुछ 350-400 बंदा उन्होंने 1 साल के अंदर उनके गले काटे, सजाएं दी, मौत की सजा। उनमें से 100 से ज्यादा इमिग्रेंट है। दूसरे भी गरीब हो गए, वहां पे कानून बिल्कुल 2 तरह के हैं, अमीरों के कुछ हैं, गरीबों के कुछ हैं। उससे आगे चले बांग्लादेश, वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। जमात इस्लामी का बैकग्राउंड आप जरा देख लें कि 1973-1971 में उनके रोल क्या था। पाकिस्तान में आज किस चीज के नारे लग रहे हैं? अल जिहाद। आप मुझे ये बताएं, मेरा ख्वाहिश है कभी इनसे पूछूं कि तुम्हारे बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा रहे, तुम लोग अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हो, मैथ नहीं, तुम्हारा क्या फ्यूचर है? चौथी आखिरी बात बताई नहीं, आपके शहबाज शरीफ साहब पानी लेने के लिए सऊदी अरेबिया चले गए 3 दिन के दौरे पे, वाटर समिट।
क्या आपके पास इतने जहाज खाली पड़े हैं, इतना पैसा आपके पास पड़ा है कि मिनिस्टर भी उड़ के जा रहे हैं, वजीर आजम भी जा रहे हैं, नीचे अल जिहाद हो रहा है, नीचे गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं नीचे। ये क्या ड्रामा आप कर रहे हो यार अपने आप के साथ? कौन सी कौम देखी है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रही हो, डांस कर रहे हो अपने ही घर को आग लगा के? दूसरा देखिए, आग से बात है, ये जब भी निकलते हैं आपके ये पीटीआई का लौंडा लपाड़ा सारा हर दरख्त को आग लगा देते हैं। वो जो मुर्शद अंदर बैठा कहता था मैं दरख्तों की सुनामी लगाऊंगा, और ये नीचे अल जिहाद के नारे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक। मैं अगले दिन बल्कि मैं किसी जगह बैठा था, ये जो आपने अजीब किस्म की चीजें बना ली, अजीब किस्म के इस्लाम के अंदर रूल ऑफ जब वार का मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ा था, लोगों ने इसको बड़ी तब्दील कर ली चीजों को। हर खैर सिर्फ इस्लाम के अंदर ही नहीं, हर मजहब में लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेते। लेकिन दरख्त ये याद आया, कहते हालते जंग के अंदर भी दरख्त काटना, हरा भरा दरख्त काटना भी गुनाह है। किसी बुजुर्ग को मारना, किसी औरत को पे हाथ उठाना बच्चे में, वो भी गुनाह है। किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह की तौहीन करना भी गुनाह है। लेकिन फिर आपने इन रसूलों पे काम किया। आपका तो मुझे पता नहीं आरजू, आप काजमी है, मैं तो सिखों से कन्वर्ट हुआ हमारी मेरी एंसेस्ट्री तो, हम लोग तो पहले हिंदू थे, हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मेरी एंसेस्ट्री, क्योंकि मैं जट बरादरी से हूं। हमें जो लोगों ने आके, जिन्होंने इस्लाम का, ये पठानों ने हमारे ऊपर जो कुछ किया, इन्होंने मुसलमान किया, उनकी 300 औरतें हरम में होती थी और सारे शराब पीते थे, और मेजॉरिटी उनमें से कई लोग तो गे भी थे भैया, ये तो हिस्ट्री की किताबों में लिखा चले। लेकिन उसमें ये है आरजू, इसी वजह से अब आपको पता नहीं है कि आप कौन है, आपके फिरके कितने बना लिया। अभी उसको छोड़े चले गए तो धमाके हो रहे, वो जो आपने कुरम एजेंसी के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाराचनार के अंदर हो रहा है, शिया और सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, और कभी कह देते हैं ये तो 1938 से झगड़ा चल रहा है, जमीन का, ये झगड़ा जमीन का है, कभी कुछ कह, लेकिन उनको सर आप कह रहे हैं जिरगा, सर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ग्रैंड जिरगा करेंगे, उसमें फैसला होगा। किसने फैसला करना? हुआ कभी फैसला? आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो गुड टू सी यू वाले जज हैं, वो सारे गुड टू सी यू कर देते हैं वो। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इस वक्त पीटीआई पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इंतशार फैलाने वाले या यूके से बैठ के यूट्यूबर हैं, या ट्विटर से, या अमेरिका से बैठ के कर रहे हैं। इनको निकाला किन्होंने था? गुड टू सी वाले जजों ने निकाला था। आज अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं उन जजेस के ऊपर इनके जुडिशियल काउंसिल के अंदर केसेस करता कि तुमने इन्हें भेजा था, इन्होंने अब पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल, ये कितनी बड़ा इंतशार है कि इन्होंने कहा था हजारों के हिसाब से लोग मारे, हजारों के हिसाब से। इन्होंने कहा था कंटेनरों में डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। कल मुर्शद पाक को जो मिलके अंदर से आए हैं लोग, उन्होंने बाहर खड़े होकर के 12 लोग मरे। मैं 12 भी नहीं मानता, खैर मैं 12 भी नहीं मानता, ये बिल्कुल झूठ है ये यार। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि कितना इंतशार है कि इन्होंने पाकिस्तान को जलाने की क्या इन्होंने तबाही फेरने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन जिन जजों ने इनको भेजा था बाहर, ईसीएल से इनके नाम इन जजों ने निकलवा ले थे, आपको पता ही होना चाहिए। आज उनके ऊपर जुडिशियल काउंसिल के अंदर केसेस क्यों नहीं किए जाते? उनके ऊपर केसेस होने चाहिए जजों के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पाकिस्तान की जड़ें खोखली हो रही हैं। ये क्या वजह है? ताकि अगले जाई तो रुक जाए, वो भी नहीं रुक रहे, नहीं रुकेंगे। दूसरा वो यहां पे बैठे, ये जो बंदा आजकल आपका स्पीकर साहब भाईजान यहां बैठे हैं, जो पाकिस्तान की किस्मत जो सबसे बड़े फैसले करता रहा, स्पीकर था वो। उसके ट्वीट देखे मैं हैरान हूं। बैठा यहां है, कहता है जो इमरान खान को कहते कमरे में स्प्रे मारा गया, उस स्प्रे से पागल हो गया। फिर कहता है इसको उठा के जीएचक्यू ले गए, इसको छोटे से सेल में डाल दिया। ये तो फैसल वाउडा भी कह रहे हैं सर कि इमरान खान की मेमोरी चली गई है, कभी कहते हैं वो पागल होने वाले हैं। आरजू 72 साल का बंदा यार, 75 साल का कैसे, 75 साल का आप कहते हैं अब जहाज उड़ाए वो यार, कैसे बूढ़ा आदमी है यार, उसको इतना तो हो ही जाता। मेरी मेमोरी को फर्क पड़ चुका है। वाडा साहब ने क्या कहना है मुझे ये बताया। वो जो आपका जो इधर वाला स्पीकर है वो कहता है इसके दिन के वक्त इसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाता है, रात को कपड़ा उतार लिया जाता है। ये उसकी स्टेटमेंट कहता है जी उसके सेल के सामने दीवार बना दी, फिर खाना कहां से देते हैं उसको, और नीचे लिख देता है जराए से पता चला बंदा यहां बैठा है अमेरिका में। ना वो जर्नलिस्ट है, ना वो सियासतदान है, पता नहीं क्या है।
लेकिन उसको किस जज ने भेजा था ये तो इन्वेस्टिगेशन तो करे, कौन को तो बता दें कि इस जज ने इसको जहाज पे चढ़ाया था, इसका नाम ECL में था, इस जज ने चढ़ाया इसको। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है आरजू, और इन सर्कमस्टांसेस पे आप यू कैन मूव फॉरवर्ड। आप हैरान होंगे आरजू, आपके पहले तो खैर डिग्रियां है ही नहीं आपकी, मैं अब उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी ने वहां से MBA करा के एक बंदे को यहां भेजा, मुझे साथ सिफारिश की इसको जॉब दे दो, मैंने अपने ऑफिस में जॉब दिया, MBA था उस लड़के के पास, वो एक लाइन की ईमेल इंग्लिश में नहीं लिख सकता था, डिग्री MBA की नहीं। चले, उसकी वजह यह है कि स्कूल 100 दिन खुलते हैं साल में और पासिंग ग्रेड क्या है 33%, और वो भी मेरे अगले मास्टर भाईजान पैसे पूसे लेके कर देते हैं, लेकिन हालात ऐसा ही है, बहुत खराब आपके देखें, एक तो आपकी सोचें ठीक नहीं है, वो तो खैर बाहर से आप नहीं खरीद सकते, लेकिन सोचें भी तब्दील तालीम से होती है, तालीम शऊर। अब मैं आखिरी बात ये बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, वेरी इंटरेस्टिंग ये चीज आरजू आप भी देखिएगा, मैं अपने देखने वालों को कहूंगा, मैं एक किताब से बड़ा इंप्रेस था, फ्रीडम एट मिडनाइट, 1975 में लिखी गई, लिखने वालों ने लॉर्ड माउंटबेटन जो था, उनका पर्सनल इंटरव्यू उन्होंने लिया था, 2 राइटर हैं उसके। अब सोनी वालों ने उसके ऊपर एक सीरीज बनाई है, मेरे ख्याल 5-6 सीरीज के हिस्से हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी किताबों में जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री की किताबों में अंदर कुछ उसमें सही लिखा नहीं है, वन साइडेड है, बायस्ड ओपिनियन है उसके अंदर। ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह क्यों बना था, कौन मैं हमेशा, खैर मैं तो इस चीज पे मैं घबराता नहीं हूँ किसी चीज पे, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय गांधी, और उसको देखा जाए तो गांधी साहब का कद जो है मजीद बड़ा हो जाता है, और उसमें ये मैं चाहूंगा कि आप खुद भी देखें, और आपके देखने वालों को भी चाहिए, अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है किताब पढ़ने का, वो सीरीज देखें, इट्स अ वंडरफुल सीरीज टू नो के इस रीजन। मैंने अपने बच्चों को कहा है कि तुम जाहिर जहां भी जाते हो आपको देखा जाता है, पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है अमेरिकन की, जहां से आप मिलते हैं, कि कहते हैं कैसे पार्टीशन हुई, क्या हुआ, इंडिया क्या था, आप क्या है, किस तरह हुआ, तो यू नीड टू नो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस। उसमें बड़ी अच्छी नेहरू साहब का कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त, पटेल साहब का, जिन्ना साहब का उन्होंने बड़ा सही किया। मैंने तो खैर बड़ी डिटेल से गांधी साहब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, किस तरह वो आए, उन्हीं लॉ स्कूलों में पढ़े थे जहां से जिन्ना साहब पढ़े थे, फिर साउथ अफ्रीका और फिर वापस आए, और किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट चलाई। उनकी नॉन वायलेंस मूवमेंट के ऊपर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने यहाँ पे अप्लाई करके नोबेल प्राइज ले लिया। तो गांधी इज अ लेजेंड, और स्पेशली जो मुझे स्ट्राइक सबसे ज्यादा करता है कि ही वाज अ यूनाइटेड लीडर। यूनाइटेड लीडर से मुराद ये कि ही वाज अ लीडर ऑफ हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स, और उनको मुसलमानों की तरफ लीन करने की वजह से उनको मर्डर किया गया था। और मैं एक सबसे बड़ा उनके इस फिक्रे का, एक तो वो भारत की पाकिस्तान की पार्टीशन के हक में नहीं थे, यहां तक कि वो कहते थे कि जिन्ना को आप बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, स्टिल इज फाइन विद अस, जिसमें नेहरू कांग्रेस एग्री नहीं किया। लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट जो थी, मैं उस पर मेरा उससे उनसे ज्यादा अटैचमेंट है, वो कहते थे कि पार्टीशन के बाद मैं अगर रहूंगा तो पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर एक चीज और मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ट्रेड जो है वो भी पाकिस्तान इतना नहीं कर पा रहा, जबकि भारत का आपने देखा है कि किस तरह से ट्रेड आगे बढ़ रहा है। साथ साथ मुझे एक साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, वो कहने लगे जो सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई है ना पाकिस्तानियों के ऊपर, वो सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं लगाई, वो कह रहे हैं कि खाने काबा के अंदर इमरान खान के नारे लिख कर आ गए थे, अंदर जो जा सका उन्होंने वहां लिख दिए थे। वो चीज मुझे बड़ी हैरत हुई। 2 चीजें उसमें ना सिर्फ वो लिख दिए थे, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे हुआ है, एक तो वहां लिख के आ जाते हैं, दूसरा एहराम पहनकर ऊपर पीटीआई का वो अपना पटका पहन लेते हैं, या उसके ऊपर पीटीआई का स्टिकर लगा लेंगे, सख्त ज्यादती। दूसरा हरम, मैंने अगले दिन किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी, कैंची जेब में छुपा के ले गए और वहां हरम शरीफ, हरम के खिलाफ काबा जो ऊपर कवर है उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, काट के लेके आने की। वहां अंदर हरम के अंदर खैरात मांगने का वाकया तो मेरे साथ हर दफा हुआ जब भी मैं वहां गया। लेकिन इसमें अफसोस है, मैं इसमें अफसोस ही हो सकता है, आप वहां की बात कर रहे हैं। मैं अगले दिन एक दोस्त से मिला हूं, इराक के अंदर, इराकी खुद भाग रहे हैं वहां से भाग रहे हैं, आपके पाकिस्तानी वहां भी खैरात मांगने जा रहे हैं इराक के अंदर, जहां गोलियां चल रही। ये अभी रिसेंटली इराक ने भी निकाले वहां से। मैं हैरान हूं कि कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं जहां से खैरात, और आपकी गवर्नमेंट को पता है
कि ये हमारे साथ हम एक क्या हम कर क्या रहे हैं। लेकिन चले, जब टारगेट ही ना हो, ख्वाहिश ही ना हो, किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन नहीं निकाला कि हमने आगे फ्यूचर में हमने करना क्या है, जाना कहाँ है। मैं हमेशा कहता हूं जिहाद करना है तो जिहालत के खिलाफ जिहाद, गुर्बत के खिलाफ जिहाद। सबसे पहले आज अगर मुझसे पूछा जाए ये कानून बनाना चाहिए, जिस बंदे का बच्ची स्कूल नहीं जा रहे उसको 1 साल की सजा दी जाए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो मास्टर आपके जो पढ़ाते हैं टीचर, एक तो अनक्वालिफाइड है, और ये सारे मास्टर्स इन फारसी और पंजाबी और उर्दू के मास्टर डिग्री ये बंद करो। सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाना चाहिए और इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, दूसरा कोई। और उर्दू चलो तुम्हें शौक है तो गालिब के, वाकई तुम गालिब के रिश्तेदार हो, वो पढ़ लो भाई, तुमने जो करना है उर्दू करनी है करो, लेकिन उर्दू के साथ आप चांद पे नहीं पहुंच पाओगे। ना उर्दू के साथ ओपन हार्ट सर्जरी कर पाओगे, ना रिसर्च कर पाओगे। इंग्लिश के आगे पीछे नहीं जाओगे तो रुक जाओगे, और रुक चुके हो आप। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर IMF से बड़ी मायूसी हुई कि वो मजीद शर्तें लगा रहे हैं और नहीं देने वाले पैसा इतनी आसानी से। पैसे किस तरह देंगे? जब आप पैसे आपको देते हैं तो एक सूबा दूसरे के ऊपर हमले कर रहा है, तो इसके लिए पैसे थोड़ी दे रहे हैं वो आपको कि आप उससे मजीद दहशतगर्दी को प्रमोट करें। आपने नोट किया है कि वहां पे जो आप आंसू गैस के शेल्स पकड़े गए हैं वो सारे मेड इन ब्राजील हैं, और वो गवर्नमेंट को दिए गए थे, केपीके गवर्नमेंट को, और लेकिन उन्होंने लोगों को दिए आगे कि ये जाके वहां पे चलाओ। वहां से 40 के करीब तो आपके पकड़े गए अफगानी शहरियों, अफगानियों को हायर करके लाया जाता है वहां पे। और फिर लोग अब बता रहे हैं जिनको तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग पकड़े थे इस वक्त, मेरा ख्याल है 4100 कुछ लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुई है, उनमें से ज्यादातर को पैसे देकर लाए थे। लेकिन ये आरजू इस तरह तो नहीं होता ना कि आप एक सूबे के सारे वसाइल जो हैं वो इस्लामाबाद में बार बार हमले के लिए इस्तेमाल करें। तो IMF करप्शन वहां भी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है, वरना तो इस तरह ना करते वो। लेकिन ये है कि कुछ सोचना चाहिए उन्हें कि हम मुल्कों को पैसे देते हैं, कर क्या रहे हैं, बिल्कुल। अदालतें क्या कर रही हैं, पुलिस लॉ क्यों नहीं इन्फोर्स कर रही है। देखिए ना, IMF को सबसे बड़ा, आप बेल आउट लेते हैं, उनसे कहते हैं जी हमें पैसे दे दे, हम ट्रेड को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, हम यही कहते होंगे, और क्या कहना है। लेकिन मुझे ये बताएं आपके चाले क्या है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तालीम को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि अगली नस्ल क्या करेगी? मैं आपको बार बार ये मुसलसल कई जगहों पे कहता हूं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकी लगा के अमेरिका और कनाडा आ जाएगा और यूरोप चला जाएगा। क्या यही हाल है? वो आ जाते हैं यहाँ पे ईमेल रखने की, इंग्लिश का फिक्रा लिखने की सलाहियत नहीं रखते आपके MBA ग्रेजुएट, तो वो क्या करेंगे? जो बिल्कुल कश्तियों पे आते हैं, जो पैदल चल के आ रहे हैं, वो क्या डिलीवर करेंगे, वो क्या करेंगे यहाँ मुझे? अच्छा, उसकी अब मैं, आपने फिर वो छेड़ दी बात। आरजू, मैं ये पूछना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी बहुत है, देखे ना रोजाना आपके, कभी IMF के सामने जुलूस निकालते हैं खान साहब के लिए। आप में से विवेक रामास्वामी आप में पैदा क्यों नहीं हो रहा है भाई? आपके भी बच्चे पाकिस्तानी जा रहे हैं ना, हार्वर्ड में, प्रिंसटन में जाते हैं। आप में से काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्या वजह? आप में से अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? कि कोई पाकिस्तानी इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं यहाँ पे पैदा हो रहा जो गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को चला ले? क्या वजह? वजह मैंने आपको बता दी। 3 करोड़ जो है वो स्कूल नहीं जा रहे, उनमें से 1 करोड़ यहाँ आ जाएंगे। उनके बच्चे विवेक रामास्वामी किस तरह बने? बताएं ना, मुझे बताएं जरा। विवेक रामास्वामी का वालिद यहाँ पे PhD करने सर, एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना होगा तभी कुछ हो पाएगा। एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है पाकिस्तान का। आरजू, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए। इस वक्त आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाला जो भी है, उसके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो क्यों बनाएगा? ऐसा ही है। वो क्यों बनाएगा भाई? उसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो आपकी है। और मुझे तो बिल्कुल यकीन करें, जब भी इस तरह का कोई होता है, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है आरजू। पिछली दफा भी आपको पता है मैं घबरा गया था, मैंने कहा था भाई आपको चाहिए चने और गुड़ अपने तैयार रखा करें, पानी के 2 कनस्तर भर के रख लें, कोई पता नहीं है किसी वक्त फिर अल जिहाद वाले जो है वो पहुंच जाएंगे। कोई पता नहीं, वाकई में यही कहा जा रहा है। लेकिन देखें, ये ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि सब लोग परेशान हो जाते हैं और सबके काम भी ठप हो जाते हैं। जो घर से बैठ के कर रहे हैं वो भी मुश्किल हो जाती है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।